चैप्टर 71 हल्दी की रस्म। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि पंखुड़ी का पूरा परिवार शादी के वेन्यू पर पहुंच चुका था। सुबह से ही तैयारियां जोरों पर थीं और पूरे महल जैसे वेन्यू में एक अलग ही रौनक छाई हुई थी। हर कोने से फूलों की खुशबू, ढोल नगाड़ों की आवाज़ें और हंसी मजाक की गूंज सुनाई दे रही थी। आदित्य की हल्दी की रस्म। लड़कों वाले हिस्से में सुबह से ही पूजा पाठ और हवन का आयोजन चल रहा था। विशाल वेदी पर अग्नि प्रज्वलित थी, जिसके एक ओर पारस जी, आदित्य के दादाजी, बैठे थे और दूसरी ओर गुलाबी देवी। उनके पीछे आदित्य गंभीर मुद्रा में बैठे थे। मंत्रोच्चारण की ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। कुछ देर बाद जब पूजा पूरी हुई, दादी माँ ने आदेश दिया, अब हल्दी की तैयारी शुरू करो। हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि आदित्य की उतरी हुई हल्दी ही पंखुड़ी को लगाई जाएगी। जल्द ही आंगन में फूलों से सजी एक बड़ी सी मंडप जैसी व्यवस्था की गई। बीच में एक सुंदर कुर्सी सजाई गई, जिस पर आदित्य को बैठाया गया। आदित्य ने पीला कुर्ता और सफ़ेद धोती पहनी थी। उनकी चौड़ी छाती और गठीली काया उस पर और निखर रही थी। आंखों पर काले गॉगल्स और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लग ही नहीं रहा था कि ये वही आदित्य है जो हर रस्म से भागते रहते थे। पहले दादी माँ आगे बढ़ी और आदित्य के माथे पर हल्दी लगाए। फिर पारस जी ने भी रस्म निभाई। इसके बाद धीरे धीरे रिश्तेदार, दोस्त और परिवार के बाकी सदस्य आते गए। ढोलक की थाप पर महिलाएं गीत गा रही थीं और माहौल पूरी तरह से हल्दी के रंग में डूब गया था। आदित्य के दोस्त भी खूब मस्ती कर रहे थे। कार्तिक तो आदित्य की कॉपी करते हुए मजाक उड़ाने लगा। मैं इतना ही सह सकता हूँ दादी माँ, अब मुझे अपने रूम में जाना है। ये सुनकर सब हंस पड़े और रस्म का माहौल और भी हल्का हो गया। आदित्य हल्दी लगने के बाद ज्यादा देर नहीं रुके, खड़े हुए और बस इतना कहकर चल दिए, दादी माँ, मेरी बस इतनी कैपेसिटी है, मैं रूम में जा रहा हूँ। सब जानते थे कि आदित्य रस्मों में उतना घुलते नहीं, लेकिन दादी माँ के दिल रखने के लिए वो चुपचाप सब निभा लेते थे। पंखुड़ी की हल्दी की रस्म। दूसरी ओर लड़कियों वाले हिस्से में भी जबरदस्त तैयारी हो चुकी थी। पंखुड़ी को पीले रंग की साड़ी पहनाई गई थी। सफ़ेद ब्लाउज उसकी मासूमियत को और भी निखार रहा था। उसके बालों में ताजे फूलों की मालाएं और गहनों की जगह फूलों से बनी ज्वेलरी ने उसकी खूबसूरती को और भी दिव्य बना दिया था। रस्म शुरू हुई। सबसे पहले उसके पापा ने आशीर्वाद के साथ हल्दी लगाई। फिर वर्षा जी, उसकी माँ, आईं। उन्होंने हल्दी लगाते हुए आशीर्वाद दिया और साथ ही एक पारंपरिक लोकगीत गाने लगीं। मेरी बिटिया निखरे सोना जैसी। गीत की गूंज से सबकी आंखें नम हो गईं। इसके बाद गुलाबी देवी आईं और बड़े प्यार से हल्दी लगाते हुए बोलीं, तेरी किस्मत बहुत सुहानी हो मेरी बच्ची। धीरे धीरे रिश्तेदार और सहेलियां भी रस्म में शामिल हो गईं। माहौल खुशी और हंसी से भर गया। गुरु की शरारत। तभी अचानक पीछे से एक हंसी की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा तो गुरु, पंखुड़ी का बचपन का दोस्त, हाथ में बड़ा सा बाल्टीनुमा बर्तन लिए खड़ा था। उसमें गुलाब की पंखुड़ियों और हल्दी मिला पानी भरा था। पलक झपकते ही उसने पूरा बर्तन पंखुड़ी के सिर से उड़ेल दिया। छपाक। पंखुड़ी पूरी तरह भीग गई। उसकी चीख निकली, गुरु, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। गुरु जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब असली हल्दी शुरू हुई है मैडम। सब हंस पड़े, पर वर्षा जी ने तुरंत बीच में आकर कहा, बस अब ज्यादा शरारत मत करो, यहाँ वीडियो बन रहा है। गुरु शर्माते हुए पीछे हट गया, लेकिन उसकी शरारत से माहौल में और भी खुशी भर गई। रस्म का समापन। धीरे धीरे हल्दी की रस्म पूरी हुई। दोनों ओर गीत, हंसी और मस्ती के बीच आदित्य और पंखुड़ी अपनी अपनी हल्दी के रंग में रंग चुके थे। हल्दी का पवित्र रंग सिर्फ उनके शरीर पर नहीं, बल्कि उनके रिश्ते में भी उतर चुका था। एक नई शुरुआत की तैयारी, एक नए बंधन की पहली सीढ़ी। हल्दी की रस्में खत्म हो चुकी थीं। पूरा वेन्यू अब सन्नाटे में डूबा हुआ था। कल का दिन बेहद खास था, क्योंकि कल पंखुड़ी और आदित्य की मेहंदी और संगीत की रस्में होने वाली थीं। सारे मेहमान अपने अपने कमरों में आराम करने जा चुके थे, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसे नींद छू तक नहीं पा रही थी, आदित्य। वो अपने कमरे में बार बार टहल रहा था। दिल में बेचैनी थी, आंखों में इंतजार और मन में सिर्फ एक ही ख्याल, पंखुड़ी, तुमसे मिले बिना आज रात कैसे गुजारूं? काफी देर तक खुद को समझाने की कोशिश के बाद आखिरकार उसने तय कर लिया, वो मिलेगा, अभी, इसी वक्त। चोरी छिपे कदम। आदित्य धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। सीढ़ियों से कदम दबाकर नीचे उतरता है, जैसे कोई बच्चा शरारत करने निकल पड़ा हो। उसे पहले से पता था कि पंखुड़ी किस कमरे में ठहरी है। वो सीधे उसी दिशा में बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से हैंडल दबाया। क्लिक। दरवाजा लॉक था। ओह शिट, आदित्य ने धीरे से बुदबुदाया।
लेकिन आदित्य राय के लिए यह कोई बड़ी रुकावट नहीं थी। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और होटल मैनेजर को कॉल लगाया। मैनेजर से बातचीत। जी आदित्य सर, रात को आपने फ़ोन किया? मैनेजर की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। आदित्य ने अपने ठंडे और कड़े स्वर में कहा, मुझे अभी रूम नंबर 999 की एक्स्ट्रा चाबी चाहिए। मैं बाहर खड़ा हूँ। मैनेजर ने यस सर कहते हुए जल्दी से हामी भर दी। आदित्य ने तुरंत जोड़ा, और ध्यान रहे, किसी को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए। ये कहते ही उसने फ़ोन काट दिया। खुद ही सोचने लगा, आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं तो आदित्य राय हूँ, मुझे किससे डरना चाहिए? लेकिन अंदर से वो जानता था, पंखुड़ी के मामले में उसकी हर धड़कन अलग तरह से धड़कती थी। चाबी और दस्तक। करीब 10 मिनट बाद एक वेटर जैसे किसी काम के बहाने वहां आया। उसके हाथ में एक एक्स्ट्रा की थी। सर, ये रहा। चाबी थमाकर वो झट से वहां से निकल गया। आदित्य ने धीरे से ताले में चाबी लगाई। क्लिक, दरवाज़ा खुल गया। वो बिना आवाज़ किए अंदर दाखिल हुआ और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। सोती हुई पंखुड़ी। कमरे की हल्की रोशनी में सामने बिस्तर पर पंखुड़ी लेटी थी। उसके लंबे खुले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। चेहरे पर मासूमियत, हल्का सा खुला हुआ मुंह और नींद की गहराई। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। आदित्य कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसका दिल कह रहा था, इस मासूम को जगाना नहीं, बस देखना ही काफ़ी है। लेकिन उसके दिल की दूसरी धड़कन पुकार रही थी, नहीं, मैं खुद को रोक नहीं सकता। धीरे धीरे वो बिस्तर की ओर बढ़ा, पंखुड़ी के पास बैठा, उसके होठों को देखा और एक अजीब सी तलब ने उसे घेर लिया। आखिरकार आदित्य ने अपने ठंडे होंठ उसके होठों पर रख दिए और उस पल वक्त जैसे थम गया। आदित्य धीरे धीरे पंखुड़ी को किस करने लगा। अपने होठों से धीरे धीरे मोमेंट कर रहा था। आदित्य चाहता था कि पंखुड़ी नींद से खराब ना हुआ, पर आदित्य अपने किस में इतना मदहोश हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी किस कितनी पैशनेट और एग्रेसिव हो गई है। आदित्य ने अपना एक हाथ धीरे से पंखुड़ी के गार्डन के पीछे रखा और अपने आप को अच्छे से एडजस्ट करके उसे लगातार किस करने लगा। आदित्य फुल पैशनेट होकर किस करा था कि पंखुड़ी की भी नींद खुल गई। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आदित्य के कंधों में जोर से पुश करने लगी और फिर बंधी हुई आवाज में बोलती है, छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? आदित्य समझ जाता है कि पंखुड़ी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसकी इच्छा तो नहीं थी, पर उसे किसी को ब्रेक करना ही पड़ता है। जैसे ही आदित्य पंखुड़ी को छोड़ता है, पंखुड़ी जोर जोर से सांस लेने लगती है, जैसे कितने टाइम बाद उसे सांस मिली ना हो। आदित्य देखा है कि पंखुड़ी सांस ले रही है। पंखुड़ी इतनी ज्यादा गहरी सांस ले रही थी कि उसका सीना भी ऊपर नीचे हो रहा था। आदित्य की नज़र जैसे ही पंखुड़ी के सीने पर पड़ती है, उसका शरीर और गर्म हो जाता है। तभी वो पंखुड़ी को देखा है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोबारा अपने होठों को पंखुड़ी के होठों में रख देता है और फिर वो उसे किस करने लगता है। पंखुड़ी भी समझ जाती है कि आदित्य इस टाइम नहीं रख पाएगा, तो वह भी साथ देने लगती है और उसे कैसे में खो जाती है। तभी आदित्य पंखुड़ी की कमर में हाथ डालता है और उसे झटके से उठता है और फिर दोनों जन बेड के ऊपर बैठे हुई थी। पंखुड़ी अपने दोनों पैरों आदित्य के आजू बाजू करके बैठ जाती है और अपने दोनों हाथ आदित्य के बालों को सहला लगती है। लगातार 15 मिनट करते हैं आदित्य पंखुड़ी पेट और कमर को सहला रहा था। तभी दोनों के किस ब्रेक होता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी आदित्य कहता है कि तुम्हें अच्छे से किस करने नहीं आता, लगता है कि मुझे तुम्हें क्लासेस देना पड़ेगा हर रात को लगभग 2 घंटे तक। पंखुड़ी बड़ी लंबी लंबी सांस ले रही थी। फिर वो कहती है 2 घंटा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? आदित्य कहता है, तुम अभी किस करने में नौसिखिया हो, तुम्हारे लिए 2 घंटा काफ़ी है। तभी पंखुड़ी को गुस्सा आता है, उसे घूर घूर कर देखती है और कहती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो रात को? और मैं तो अपना रूम लॉक किया था, तुम कैसे अंदर घुसे? आदित्य तिरछी स्माइल करता है और कहता है, आदित्य रॉय के लिए कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है और ये तो बस एक रूम का डोर था। और शैतानी स्माइल करने लगता है। पंखुड़ी उससे कुछ नहीं कहती है, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। पर आदित्य भी उसे बेड पर लेट जाता है। पंखुड़ी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहती, तुम यहाँ पर क्या सो रहे हो? तुम जाओ, यहाँ पर कोई आ जाएगा। तभी आदित्य कहता है, इतनी रात को तुम्हारे रूम में मेरे सिवा कौन ही आएगा है, तुम भी सो जाओ। पंखुड़ी सोती नहीं है और वो जिद पर अड़े रहती है कि नहीं, तुम यहाँ से जाओ। आदित्य को थोड़ा गुस्सा आता है। वो तुरंत बेड में उठकर बैठता है और फिर आदित्य कहता है, लगता है तुम्हें नींद नहीं आ रही है, लगता है तुम्हें थकना पड़ेगा, चलो मैं तुम्हें थकाता हूँ। पंखुड़ी आदित्य की डबल मीनिंग बात समझ नहीं पाती। तभी आदित्य पंखुड़ी के गले में वेट किस करने लगता है। पंखुड़ी को ये सब बहुत अजीब लगता है, तो वह आदित्य को पुश
करने लगती है आदित्य पंखुड़ी के गले में बाइक कर देता है। पंखुड़ी जोर से चिल्लाती है और कहती है, ये क्या किया तुमने। तभी आदित्य कहता है, अरे ये तो लव बाइट है, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानती हो। पंखुड़ी तो आदित्य के ऐसे बिहेवियर को देखकर हैरान भी थी और अजीब भी लग रहा था और से डर भी लग रहा था कि कोई रूम में ना आ जाए। तभी आदित्य कहता है, सो जा ओ चुपचाप, नहीं तो मैं तुम्हें किस करता रहूंगा। पंखुड़ी तभी लेट जाती है और आदित्य अपने दोनों हाथों को पंखुड़ी के पेट में रखता है और कस के गले लगा लेता है। तभी पंखुड़ी हिलती डुलती है। आदित्य कहता, हिला बंद करो नहीं तो मैं वापस शुरू हो जाऊंगा। पंखुड़ी को मजबूरी में सोना पड़ता है। दोनों एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। क्या पंखुड़ी नींद में इस एहसास को महसूस करेगी? क्या उसकी आंखें खुलेंगी और वो फिर से आदित्य को अपने पास देखकर चौंक जाएगी? या फिर यह रात उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ बनने वाली है? आगे क्या होगा, यही असली सस्पेंस है। तो दोस्तों जुड़े रहिए द क्रूल बिलियनियर्स लव विद इनोसेंट गर्ल के अगले चैप्टर के साथ। चैप्टर 72 मेहंदी की शाम की झलकियां। दोस्तों जहां पिछली रात में आदित्य और पंखुड़ी के बीच एक नर्म सा बेपरवाह सा रोमांटिक पल बीता था, वही रात अब यादों की मुलायम रोशनी बनकर पंखुड़ी की आंखों के सामने दौड़ रही थी। आदित्य उसी पल पंखुड़ी के बाजू में सो गया था और अब सुबह की हल्की धूप के साथ एक नई सुबह आई थी। पंखुड़ी धीरे धीरे आंखें खोलती है। पलकों के पीछे अभी कल की हर एक झलक तैर रही है। आदित्य का चाहत भरा चेहरा अचानक आए गिरगहट में दोनों के बीच जो पल बने और वो बंद होठों पर पड़ती हुई गहराई। जब उसने बिस्तर के पास देखा तो आदित्य उस जगह से उठ चुका था। पंखुड़ी के मन में एक चहक सी उठती है और फिर शर्म की भी हल्की सी गर्मी। वो अपने हाथों से चेहरे को छिपा लेती है। कितना बेशर्म हो गई मैं, मन के अंदर यही सवाल चल रहा है। फिर उसकी नज़र नीचे जाती है और गर्दन के पास पर्पल सा हल्का निशान उसे मिल जाता है। वो निशान जो कल की दीवानगी की चुप सी गवाही दे रहा है। उसकी सांस एक क्षण के लिए थम सी जाती है। मुस्कुराहट और शर्म मिलकर उसके दिल पर टूट जाती है। फोन उठाकर उसने आदित्य की एक फोटो पर धीरे से उंगली रखी और मन ही मन बोली, आई नेवर थॉट आईड फॉल फॉर समवन सो टफ। आई लव यू आदित्य। तुम्हें बदलने की मेरी चाहत नहीं, पर मेरा प्यार तुम्हें वो कुछ दे देगा जो तुम खुद चाहते हो। आंखों से एक अनकही खुश सी नमी बह निकलती है, खुशी और भविष्य की दुआओं का मिश्रण। तभी कमरे के बाहर हल्की आवाज सुनाई देती है, उठ जाओ बिटिया। क्या कर रही हो? वर्षा जी की मीठी सी आवाज। पंखुड़ी चपके से उठती है, कपड़े संवरने लगती है और माँ के समक्ष मुस्कुराकर चलती है। वर्षा जी की आंखों में गर्व है और थोड़ी सी चिंता भी। वे खिड़की के पास बैठती हैं और प्यार से कहते हैं, मेरी गुड़िया तुम कितनी सुंदर लग रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी राखी सी पोटली लाई है। ये माँ का वर मंत्र है, इसे अपनी शादी तक कलाई में बांध कर रखियो। किसी नज़र से बचाने का ये छोटा सा उपाय है। पंखुड़ी ने हाथ आगे बढ़ाया। वर्षा जी ने पोटली उसके कलाई में बांधी और माँ ने प्यार से कहा, नहा धोकर तैयार हो जा, सुबह का नाश्ता मैं तुम्हारे कमरे में भेज दूंगी। आज की शाम बड़ी है, मेहंदी और संगीत। पंखुड़ी सिर हिलाकर चली जाती है। नहलाने धोने की जल्दी और दिल में हल्की सी बेचैनी भी कि जल्दी ही सब रस्में शुरू होंगी। वहीं दूसरे कमरे में आदित्य का हल्का सा तनाव था। राहुल, जो उसके करीबियों में सबसे भरोसेमंद है, भीतर खड़ा था। उसने सूचित किया कि जो लड़के किडनैप किए गए थे वे बिना दवा दारू के पागलपन भरी हालत में हैं। कार्तिक ने बताया कि लड़के के पिता को शक सा हुआ है कि यह सब किसी बड़े हाथ का काम है। आदित्य ने सामान्य मगर ठंडे स्वर में कहा, लेट देम सस्पेक्ट, सच सामने आएगा और जो होने देना है होने दो। उसकी आंखों में एक अर्ध हंसी थी, जैसे किसी आने वाले तूफान का भान। कार्तिक वहां आते हैं और हंसी मजाक के साथ कहते हैं कि आज तो बहुत सारी सुंदर लड़कियां आई हैं, पर कोई भी मेरा दीवाना नहीं हुआ। आदित्य उन्हें सख्ती से टोकता है, तेरी हरकतें वही बचपन की हैं, अब काम की बात कर। दोनों में हल्की चिड़सी मस्ती चलती है और शाम की तैयारियों की राह पर लौटते हैं। समय गुजरता है, शाम का वक्त आता है। पंखुड़ी पूरी तरह सज धज गई थी। उसने डार्क ग्रीन रंग का लहंगा पहना था। फ्लो लेंथ कट पर क्रिस्टल और कढ़ाई का काम उसे राजकुमारी जैसा बना रहा था। ब्लाउज का कट उसे अपने फिगर में और भी निखार रहा था। चुन्नी भारी वक की और सिर पर ढलती हुई, बाल खुले, हल्की कलिंग, आंखों में काजल और होंठ पर हल्की सी ग्लॉस, माथे पर छोटी सी क्रिस्टल बिंदी। सारा रूप ऐसा कि जिसने भी देखा बस तालियां बजा दी। पार्लर की टीम भी कहती है, मैडम आप पर कुछ करना ही नहीं पड़ा, आपकी नेचुरल ब्यूटी ही काफ़ी है। पंखुड़ी शर्मा कर मुस्कुरा उठी और माँ वर्षा की आंखों में गर्व चमकने लगा। और लीला जी भी अपने आंखों के काजल को पंखुड़ी के कानों के पीछे लगती है और कहती है कि किसी की नज़र ना लगे। पंखुड़ी की गला लाल हो जाती है और
और वहां के हवाओं में मिठास के साथ रस्में आरंभ हुई। मंच पर 2 कुर्सियां सजी हुई थीं, एक लड़के के लिए, दूसरी लड़की के लिए। भीड़ में सब अपनी जगह पकड़ते हैं और फिर वही पल आता है जब भीड़ से एक चमकता चेहरा निकल कर आता है, आदित्य। उसका कदम, उसकी मुद्रा, सब में कुछ ऐसा था कि पंखुड़ी की धड़कनें थम सी गईं। आदित्य की नज़रें पहली ही दृष्टि में पंखुड़ी पर टिक गईं। दोनों की आंखें मिलने का जो क्षण हुआ, वो संक्षेप में भी अनकहा बोल गया। उससे पहले पंखुड़ी ने नजरें झुका लीं और उसके गाल लाल हो गए। आदित्य ने हल्की सी तिरछी मुस्कान दी और अपने मन में बस यही कहा, अब तुम मेरी हो, जिंदगी भर की। भीड़ के बीच बैठते ही दोनों को अपनी अपनी कुर्सियां मिल गईं और महफिल में मेहंदी की रस्म का आरंभ हुआ। मेहंदी की हल्की हल्की खुशबू, गीतों की मधुर आवाज और हाथों पर बैठती रस्में। मेहंदी की रस्म शुरू होते ही वहां का माहौल प्रेम, पारिवारिक आनंद और रस्मों की मिठास से भर गया। और यह हाल भव्य सजावट से सजा हुआ था। चारों तरफ गूंजते ढोलक के बोल, महिलाओं की खिलखिलाती हंसी और महकती मेहंदी की खुशबू माहौल को जादुई बना रही थी। एक साइड पर पंखुड़ी अपने परिवार और सहेलियों के बीच बैठी थी, तो दूसरी तरफ दूल्हा आदित्य अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच। दोनों ही अपनी अपनी जगह राजसी कुर्सियों पर बैठे थे और सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी थीं। आदित्य के सामने एक नौजवान, बेहद सजी धजी मेहंदी आर्टिस्ट आदित्य की ओर बढ़ती है। उसकी नज़रें आदित्य की शख्सियत पर अटक जाती हैं। वह दबंग और रॉयल अंदाज, पीली रोशनी में चमकता चेहरा और मस्कुलर बॉडी। लड़की ठिठक कर खड़ी हो जाती है और फिर जानबूझकर अपनी चुन्नी को थोड़ा सा साइड खिसका देती है। गहरी नेकलाइन से उसका क्लीवेज साफ नजर आ रहा था। झुककर वो सिडक्टिव मुस्कान के साथ कहती है, आप अपना हाथ दीजिए ना, मैं आपको मेहंदी लगाती हूँ। उसकी आवाज़ में बनावटी मिठास थी। आदित्य ने उसकी आंखों में झांका और तुरंत पहचान गया कि वह किस तरह की लड़की है। उसकी सोच, उसकी नीयत सब साफ झलक रही थी। आदित्य को ऐसी औरतों से नफरत थी। उसकी जिंदगी में ऐसी दर्जनों लड़कियां आई थीं जो सिर्फ उसके पैसे और पावर की वजह से उसके पीछे भागती थीं, पर वह अब ऐसी नकली मोहब्बतों से ऊब चुका था। गुस्से और सख्त आवाज में आदित्य ने कहा, गेट आउट अभी, मैं तुमसे मेहंदी नहीं लगवाना चाहता। लड़की पहले तो सहम गई, पर अपने शिकार को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने और करीब आकर और भी सिडक्टिव होकर कहा, तो क्या हुआ, अगर मेहंदी नहीं लगवानी, आप चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं। उसकी आंखें आदित्य को हवस से देख रही थीं। आदित्य की मुट्ठियां कस गईं। उसका गुस्सा अपने चरम पर था, पर तभी उसकी नज़र सामने बैठी पंखुड़ी पर पड़ी। वो मासूम सी, अपनी सहेलियों संग हंसती शर्माती सी लग रही थी। उस मासूमियत ने आदित्य के गुस्से को धीरे धीरे ठंडा कर दिया। फिर उसने एक हल्का इशारा कार्तिक की ओर किया। कार्तिक समझ गया। वो लड़की के करीब गया, उसके कान में फुसफुसाया, अगर अपनी जान प्यारी है तो बिना तमाशा किए तुरंत बाहर निकल जा। लड़की को अपनी कमर पर कुछ ठंडा धातु सा एहसास हुआ। कार्तिक ने हल्के से पिस्टल टिकाई थी। लड़की का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो बिना कुछ कहे, बिना शोर किए चुपचाप निकल गई और किसी को पता भी नहीं चला कि अभी अभी यहाँ कितना बड़ा सीन हुआ था। आदित्य ने गहरी सांस ली और थोड़ा रिलैक्स हुआ। दादी माँ का प्यार। तभी दादी माँ पास आईं। अरे, तेरी मेहंदी अभी तक क्यों नहीं लगी? वो मेहंदी वाली कहाँ गई? आदित्य चिढ़कर बोला, मुझे मेहंदी नहीं लगानी। दादी माँ ने आंखें तररीं। क्या नहीं लगानी? सब रस्में करनी पड़ती हैं बेटा, चल मान जा। आदित्य ने अन्य स्वर में कहा, ठीक है, पर हाथ सिर्फ आप ही लगाएंगी, कोई और मुझे छुएगा नहीं। दादी माँ मुस्कुराईं। उन्होंने खुद मेहंदी का कोन उठाया और आदित्य की हथेली पर एक छोटा सा खूबसूरत फूल बनाया। उसी फूल के बीच बड़े प्यार से पंखुड़ी का नाम लिख दिया। आदित्य ने हाथ उठाकर देखा। पंखुड़ी नाम देखकर उसकी आंखों में एक अनजानी चमक आ गई। होठों पर हल्की सी स्माइल फैल गई। गुलाबी देवी ने छेड़ते हुए कहा, अच्छा लगा ना नाम? आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। पंखुड़ी की मेहंदी। इधर पंखुड़ी भी अपने हाथ पांव पर मेहंदी लगवा रही थी। हाथों पर लंबी लंबी बेलें, पैरों पर बारीक सा डिजाइन। जब मेहंदी आर्टिस्ट ने पूछा, मैडम, आप चाहती हैं कि आपके हाथ में किसका नाम लिखूं? पंखुड़ी थकान और हल्के दर्द के बीच बेसुध सी बोली, डेविल लिख दो। लड़की हंस पड़ी। अरे डेविल, आज तक किसी ने ऐसा नाम नहीं लिखवाया। पंखुड़ी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, पर देर हो चुकी थी। आर्टिस्ट ने उसकी हथेली पर डेविल लिख दिया। पंखुड़ी ने चुपचाप अपनी हथेली को देखा और मन ही मन मुस्कुराई। डेविल, यही तो मेरा आदित्य है। पंखुड़ी को पूरी मेहंदी लग चुकी थी। उसके सामने एक बड़ा सा स्पेशल फैन था, जिससे कि उसकी मेहंदी सूख जाए जल्दी। 1-2 घंटे बीत चुके थे पंखुड़ी को मेहंदी लागे।
अचानक का सस्पेंस। इतने में अचानक पूरे हाल की बत्तियां बुझ गईं। हर तरफ अंधेरा छा गया। भीड़ में हल्की सी गड़बड़ और फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये क्या हुआ? लाइट क्यों चली गई? फिर कुछ सेकंड बाद सामने बने स्टेज पर स्पॉटलाइट जली। सबकी निगाहें वहीं टिक गईं। वहां एक लंबा चौड़ा लड़का खड़ा था, बेहद स्टाइलिश, आत्मविश्वास से भरा। उसने बड़े शायराना अंदाज में कहा, फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, मुझे पता है मैं अच्छा हूं, क्योंकि मेरा भाई मुझे बहुत पसंद करता है। उसकी आवाज़ गूंजी तो सबकी सांसें थम गईं। भीड़ ताली बजाने लगी। सब उसके करिश्माई अंदाज पर फिदा हो गए। लेकिन पंखुड़ी की आंखों में कन्फ्यूजन था। ये कौन है? आदित्य का भाई या कोई और? उस रहस्यमयी शख्स का चेहरा धीरे धीरे सबके सामने साफ हो रहा था। और दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है आज का चैप्टर। अब असली मज़ा तो अगले भाग में आएगा, क्योंकि इस एंट्री से आदित्य और पंखुड़ी की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। चैप्टर 73, भाई की धमाकेदार एंट्री। पिछले चैप्टर में अचानक बुझी लाइट और स्पॉटलाइट में खड़े उस रहस्यमयी इंसान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। और अब जब म्यूजिक की बीट्स गूंजी, माहौल पूरी तरह बदल गया। आदित्य की नज़रें। आदित्य ने जैसे ही उस चेहरे को देखा, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसका चेहरा ढकने वाली हल्की सी छाया हटते ही पहचान सामने आए। यह वही था जिसे वो बरसों से मिस कर रहा था, हिमांशु। उसके होठों पर फुसफुसाहट निकली। भीड़ की हलचल के बीच आदित्य की नज़रें अपने भाई पर अटक गईं। हाँ, यही था उसका छोटा भाई, उसका गर्व, उसकी रूह का टुकड़ा। वो भाई जिसे सब प्यार से हिमांशु रॉय कहते थे, पर जिसका असली नाम था उदय राय। डांस की शुरुआत। जैसे ही लाइटें जल उठीं और म्यूजिक अपनी पूरी ताकत पर आया, हिमांशु ने स्टेज पर कदम रखा। उसकी हर मूवमेंट में जुनून था। हर बीट पर वो अपने शरीर को ऐसे थिरका रहा था जैसे डांस उसकी रगों में बह रहा हो। शादी की रात है, बजती दो धमाका बात है, सबको नाचना है, गुनगुनाना है, प्यार का जश्न मनाना है। चमकती रोशनी सजती है महफिल, दिल से दिल मिली बन जाए एक दिल। बंदा जा बोल की आवाज नचो सारा जहां, अब करे शुरू आज दिल धर के शादी में, सब गए नाच नच के, तेरे मेरे प्यार का जश्न है आज राते। ओ दिल धर के शादी में, सब गए नाच नच के, प्यार की इस धुन पे नाच सारे सजड़े। पीछे से उसके दोस्त और कुछ रिश्तेदार भी जुड़ गए। पूरा हाल तालियों और हूटिंग से गूंज उठा। वाह हिमांशु, किलिंग इट ब्रो। पंखुड़ी की नज़रें। पंखुड़ी भी हैरान होकर देख रही थी। आदित्य के भाई की इतनी एनर्जेटिक और प्यारी एंट्री ने उसका दिल जीत लिया। वो मन ही मन सोचने लगी, आदित्य जितना रॉयल और स्ट्रांग है, उतना ही उसका भाई जोशीला और खुश मिजाज। सच में दोनों भाई मिलकर पूरे हॉल की जान हैं। भाई का आलिंगन। डांस खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हिमांशु ने झुककर एक परफेक्ट फिनिशर पोज दिया और फिर सीधा भागकर स्टेज से नीचे आया। आदित्य अपनी जगह खड़ा हो चुका था। दोनों भाइयों की नज़रें मिलीं और बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वो आलिंगन सिर्फ दो भाइयों का नहीं था, वो था सालों की दूरी मिटने का, वो था जुदाई की पीड़ा खत्म होने का, वो था भाईचारे के अटूट रिश्ते का। आदित्य की आंखें हल्की सी भीग गईं, पर चेहरे पर वही स्ट्रांग और प्राउड एक्सप्रेशन था। हिमांशु हंसते हुए बोला, भाई तेरी शादी है और मैं ना आऊं? ऐसा हो सकता है क्या? माहौल का रंग। सारी फैमिली और गेस्ट्स इस इमोशनल पल पर मुस्कुरा रहे थे। हॉल की रौनक दोगुनी हो गई थी। लोग कह रहे थे, अब शादी का मजा दोगुना हो गया। दोनों भाइयों की जोड़ी तो कमाल है। गुलाबी देवी, वर्षा जी और दादी माँ की आंखों में गर्व छलक रहा था। पंखुड़ी भी हल्की सी मुस्कुराई। उसे महसूस कि यह परिवार सच में कितना खास है और वो अब इसका हिस्सा बनने वाली है। लेकिन भीड़ में, दूर एक कोने में, कोई और शख्स खड़ा था। हॉल में चारों तरफ खुशी और शोर था, लेकिन उसी बीच एक पल ऐसा आया जिसने सबको थमा दिया। हिमांशु और आदित्य के बीच की वो भाई वाली शरारत और प्यार ने सबका दिल जीत लिया। भाई का आलिंगन और हल्की शरारत। हिमांशु भागता हुआ आदित्य के पास आया और पूरे जोश से उसे गले लगा लिया। कांग्रेस भाई, और सॉरी मैं लेट हो गया। उसकी मासूम आवाज़ और मासूमियत भरी मुस्कान देखकर आदित्य ने उसे हल्का सा झटका और एक प्यारा सा थप्पड़ लगाया। इतना लेट आता है कोई अपने भाई की शादी में? इतना भी क्या बिजी हो गया था? आदित्य ने आधे गुस्से और आधे प्यार से कहा। हिमांशु शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला,
बताऊंगा भाई, आपकी शादी हो जाए फिर सब बताऊंगा कि मैं कहाँ था। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और मन ही मन मुस्कुराया। चल बैठ, अब बाद में हिसाब लूंगा। दादी और दादाजी से मिलन। हिमांशु की नज़र दादी माँ पर पड़ी। वो तुरंत भागकर उनके पास गया और उन्हें कसकर गले लगा लिया। दादी माँ, आई मिस यू सो मच। आप तो कितनी पतली हो गई है मेरी याद में। और सच कहूँ, आप और भी सुंदर लग रही हैं। हर बार जब वापस आता हूँ लगता है आपकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन आपकी खूबसूरती भी दोगुनी हो रही है। गुलाबी देवी की आंखें नम हो गईं। बस भी कर, इतना दिन चला गया था, याद भी नहीं किया मुझे, फोन तक नहीं किया। हिमांशु ने कान पकड़ते हुए क्यूट अंदाज में कहा। सॉरी दादी माँ, प्लीज माफ कर दो। वो फिर दादाजी पारस जी के पास गया, उनके पैर छुए और बोला, दादाजी आपसे मिलकर कितना अच्छा लगा। पारस जी ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। अच्छा दिख रहा है यंग मैन। दोनों दादा पोते हंस पड़े और पूरे हाल में मुस्कुराहट फैल गई। भाभी से पहली मुलाकात। हिमांशु तुरंत दादी माँ के पास वापस आया और शरारती अंदाज में बोला, दादी माँ मुझे मेरी भाभी से तो मिलवाइए। गुलाबी देवी ने पंखुड़ी की तरफ इशारा किया, जो शर्म से लाल हो रही थी। यही है तेरी भाभी। पंखुड़ी ने झुककर प्रणाम किया। हिमांशु ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तारांकन तारांकन, प्रणाम भाभी जी। मैं आपका इकलौता देवर हूँ और आपका दोस्त भी बन सकता हूँ। पंखुड़ी हैरान हो जाती है, उसे यकीन ही नहीं होता कि आदित्य जैसे इंसान का इतना छोटा और क्यूट भाई कैसे हो सकता है। तभी हिमांशु की आवाज़ फिर आती है, जिससे पंखुड़ी होश में आती है और स्माइल करते हुए कहती है, क्यों नहीं मेरे क्यूट देवर। फिर हिमांशु और पंखुड़ी साथ मैं हंसने लगते हैं। तभी हिमांशु हाथ सेंटर में जाता है और एक माइक लेता है और फिर माइक में कहता है, हेलो हेलो एवरीवन लिसन टू मी। दोस्तों आज मेरे भाई की संगीत है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई और मेरी क्यूट भाभी का एक भी डांस ना हो। तो सभी दिल थाम कर खड़े रहिए, क्योंकि आप डांस करेंगे मेरे भाई और मेरी क्यूट भाभी। तभी हिमांशु अपने भाई और भाभी का हाथ पकड़ता है और हाल के सेंटर में ले जाता है। पंखुड़ी के दिल की धड़कनें बहुत तेज थी और तभी लाइट ऑफ होती है और आदित्य के ऊपर एक अकेला लाइट स्पॉट आता है। बैकग्राउंड में एक धमाकेदार गाना बजता है। घोड़े की थाप पे नाचे सारा गांव, गोरी के हाथों में सजे अरमा, चमके लहंगा झूमे दुपट्टा, आज किया कह सब जे राणा। आजा सतला ले जा दुल्हन, बाजे बजे रे नगारा, भली न जाते सब दस जाते, बारात सुनाया तेरा हमारा। डांस करता है। उसका डांस देखने के बाद हर जगह क्लैपिंग की आवाज आ रही थी। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है क्या? पंखुड़ी डांस करेगी आदित्य के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए थे क्रूएल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल के नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 74 आदित्य और पंखुड़ी का स्पेशल मोमेंट। हाल अभी भी तालियों और शोर से गूंज रहा था। आदित्य की दमदार परफॉर्मेंस के बाद लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वही आदित्य रॉय जो हमेशा खामोश और अक्खड़ स्वभाव का लगता था, मंच पर इस तरह दिल खोलकर डांस कर सकता है। उसकी हर स्टेप में एक अजीब सी ताकत और जुनून था, मानो उसके भीतर का सारा प्यार और दर्द के जरिए बहकर बाहर आ रहा हो। पंखुड़ी की आंखें आश्चर्य से फैल गई थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य ऐसा कर सकता है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और दिल की धड़कनें पहले से कहीं तेज। क्या ये वही डेविल है जो सबके सामने इतना ठंडा और खड़ूस बनता है? उसने सोचा। डांस खत्म होते ही हाल गूंज उठा, पंखुड़ी पंखुड़ी पंखुड़ी। लोगों की आवाजें बढ़ती गईं और अचानक स्पॉटलाइट पंखुड़ी पर जा ठहरी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर धीमे धीमे बज उठा। पंखुड़ी पहले तो घबराई, पर फिर अपनी नटखट अदा और मासूम अदाओं से डांस करने लगी। झुक झुक आए ससुराल की डोली, गोरी के चेहरे पे शर्म की रोशनी, सजना से बोली हंस के जरा, सुन मेरे दिल का है फसाना। मैं मायके नहीं जाऊंगी, तेरे संग ही रह जाऊंगी, सासू माँ की लाडली बन के तेरी बाहों में समा जाऊंगी। उसकी हर हरकत में शरारत थी, हर नज़र में मोहब्बत की एक चमक। आदित्य की आंखें बस उसी पर टिकी थीं। जैसे जैसे पंखुड़ी नाच रही थी,
पूरे हॉल में लोग मंत्रमुग्ध होकर तालियां बजा रहे थे। डांस खत्म होते ही दादी माँ खड़ी हुई और बोली, बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने, अब सब लोग डिनर कर लो। सभी मेहमान खाने की ओर बढ़ गए। पंखुड़ी को भी भूख लगी थी। वो अपने हाथों की मेहंदी देखती है और सोचती है कि अब तो सूख भी गई है, क्यों न धो लूं। जैसे ही वो उठकर बाहर जाती है, वर्षा जी की नज़र पड़ती है। क्या कर रही है बेटा, अभी मत धो, मेहंदी का रंग जितना देर रहेगा उतना गहरा चढ़ेगा। पंखुड़ी मासूमियत से बोली, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, धो लूं ना प्लीज। वर्षा जी मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। नहीं, कल सुबह धोना, चल मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। वो पंखुड़ी को एक कुर्सी पर बैठा देती हैं और प्लेट सजाने चली जाती हैं। पंखुड़ी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी किसी ने वर्षा जी को आवाज़ दी और उन्हें जल्दी जाना पड़ा। पंखुड़ी का चेहरा उतर गया। उसने अपनी गर्दन झुका ली और धीमे से बुदबुदाई, किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। इसी बीच सामने वाली कुर्सी खिसकी। उसने धीरे धीरे गर्दन उठाई और उसकी सांसें थम सी गईं। सामने आदित्य बैठा था। पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गईं। हाल अब धीरे धीरे शांत हो चुका था। सारे मेहमान अपना खाना पीना करके जा चुके थे। बस परिवार के लोग बचे थे, जो अपने अपने अंदाज में शादी के रस्मों के रंग में डूबे हुए थे। इसी बीच एक ऐसा नज़ारा सामने आया कि सबकी हंसी छूटने वाली थी। आदित्य अब भी पंखुड़ी को खिला रहा था, पर इस बार उसके हाथ में खाने का कोई निवाला नहीं था। बस खाली हाथ पंखुड़ी के होठों पर टिके हुए थे। और कमाल की बात तो ये थी कि पंखुड़ी बिना सोचे समझे पूरे इमेजिनेशन में डूबी मुंह खोले जा रही थी, मानो सचमुच निवाला उसके होठों तक पहुंच रहा हो। आदित्य की आंखें पंखुड़ी की आंखों में और पंखुड़ी की आंखें आदित्य की आंखों में, दोनों की दुनिया जैसे वहीं से मट गई थी। वर्षा जी भी वहां आ गईं। उन्होंने यह नज़ारा देखा और उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। उन्होंने सोचा, ये दोनों तो अब सच में एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पर वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थीं, इसलिए चुपचाप पीछे हट गईं और मुस्कुराते हुए चली गईं। अब मामला और मज़ेदार हो रहा था, क्योंकि बाकी सारे फैमिली मेंबर्स ये सीन चुपचाप देख रहे थे। सबकी आंखों में हंसी थी, पर कोई जोर से हंस नहीं पा रहा था। तभी हिमांशु से रहा नहीं गया। उसकी हंसी फूट पड़ी। हा हा हा, भैया ये कर क्या रहे हो। आदित्य और पंखुड़ी एकदम झटके से अपने अपने इमेजिनेशन से बाहर आए। आदित्य ने गुस्से से अपने भाई की तरफ देखा, वो वाली नज़रों से जिनसे सामने वाला पत्थर भी पिघल जाए। हिमांशु ने तुरंत हाथ जोड़ दिए, सॉरी सॉरी भैया, और बिना वक्त गंवाए भाग खड़ा हुआ। पंखुड़ी की हालत तो और भी खराब थी। उसका चेहरा इतना लाल हो गया था कि जैसे किसी ने टमाटर पर रंग पोत दिया हो। यहाँ तक कि उसकी गर्दन तक लालिमा फैल गई थी। वो मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, मैं इसकी आंखों में खो कैसे गई। मैं क्या कर बैठी, अगर सबने देख लिया तो कहीं तो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। वो तुरंत उठ खड़ी हुई। प्लेट पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने सालिन अंदाज में अपनी माँ वर्षा जी की तरफ देखा और बोली, मम्मी आप तो वैसे भी बिजी हैं, तो मैं चलती हूँ। और इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, पंखुड़ी वहां से तेजी से निकल गई। अब बारी थी आदित्य की। उसने जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बड़ी शांति से अपनी जेब से फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर ऐसे देखने लगा मानो वो किसी बहुत ज़रूरी मैसेज का इंतज़ार कर रहा हो। फिर धीरे से कुर्सी खिसकाई, फ़ोन कान से लगाया और हाँ ओके, बाद में बात करता हूँ जैसे शब्द बुदबुदाते हुए बाहर निकल गया। उन दोनों के जाने के बाद हॉल में खामोशी छा गई, पर अगले ही पल पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। पंखुड़ी के पापा पारस जी, गुलाबी देवी और बाकी सभी रिश्तेदार जोर जोर से हंसने लगे। अरे ये दोनों तो सच में अद्भुत जोड़ी हैं, किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हंसी ठिठोली का माहौल कुछ देर तक चलता रहा और फिर सबने राहत की सांस ली। ओपन बुक दोस्तों, इस चैप्टर का यहीं पर होता है प्यारा सा अंत, लेकिन कहानी अभी बाकी है। कल का चैप्टर होगा सबसे खास, क्योंकि अब बारी है आदित्य और पंखुड़ी की शादी की। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली धूमधाम अब शुरू होने वाली है। 1 चैप्टर 75, शादी के मंडप की ओर। पंखुड़ी अपने कमरे में लहंगे से बाहर निकलकर रिलैक्स कपड़ों में थी। वो बार बार अपने दिमाग से आदित्य के साथ बीते उस अजीब से पल को हटाने की कोशिश कर रही थी, पर हर बार वही सीन बार बार उसके सामने घूम रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती और तुरंत चेहरा लाल हो जाता। घड़ी पर नजर पड़ी तो खुद से बुदबुदाई, कल मेरी शादी है, कल, अब तो पूरा दिन मंडप में बैठना है। पंखुड़ी सो जा। वो बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही देर में नींद की गहराई में खो गई। सूर्यास्त, अगली सुबह, एक नया सवेरा। आज का दिन बेहद खास था। आखिरकार आदित्य और पंखुड़ी जन्म जन्म के लिए एक होने वाले थे। सुबह से ही घर में शहनाई की मीठी धुन और शादी की तैयारियों की चहल पहल गूंज रही थी। पंखुड़ी को जल्दी ही जगा दिया गया।
रस्में एक के बाद एक चल रही थीं। हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त था। वहीं दूसरी ओर आदित्य भी जल्दी उठ गया। उसके चेहरे पर वही कड़क डेविल वाला स्वभाव था, पर अंदर ही अंदर उसके दिल में हल्की सी बेचैनी थी, जिसे सिर्फ वो ही समझ सकता था। सैंड टाइमर धीरे धीरे दोपहर बीती और शाम का वक्त करीब आया। पंडित जी ने पहले ही कह दिया था, दुल्हन को शाम 5 बजे तक तैयार करके रूम में भेज देना, फिर सीधे मंडप में ही आना। वर्षा जी ने बड़ी सावधानी से यह जिम्मेदारी निभाई। अब बारी थी पंखुड़ी को दुल्हन बनाने की। दुल्हन का रूपांतरण। करीब 45 लड़कियां मिलकर पंखुड़ी को तैयार कर रही थीं। लाल और हल्के ग्रीन रंग का लहंगा, जिस पर सोने की महीन कढ़ाई की गई थी, उसे पहनते ही पंखुड़ी मानो किसी और ही दुनिया की परी बन गई थी। भारी भरकम जेवर, सोने के झूमर और माथे पर सजा मांग टीका, सब कुछ जैसे उसी के लिए गढ़ा गया हो। इतना वजनदार लहंगा और गहने पहनने के बाद भी जब पंखुड़ी ने आईने में खुद को देखा तो उसकी सांसें थम गईं। आईने में उसे कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि सुंदरता की देवी दिखाई दे रही थी। दूल्हे की तैयारी। उधर आदित्य भी अपनी जयमाला के लिए पूरी शान से तैयार हुआ। हल्की ग्रीन रंग की शेरवानी, सिर पर उसी रंग की पगड़ी और डायमंड जड़ा नेकलेस उसकी पर्सनैलिटी को और निखार रहे थे। हाथ में चमचमाती डायमंड घड़ी और सीने पर सजा हुआ ब्रोच आदित्य को किसी शाही राजकुमार से कम नहीं दिखा रहा था। जब गुलाबी देवी ने अपने पोते को देखा तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने आदित्य की नज़र उतारी, काजल की एक बिंदी उसके कान के पीछे लगाई और बोली, तू तो मेरा शेर है बेटा, आज तुझे देखकर लगता है जैसे सचमुच मेरा पोता राजा बन गया है। आदित्य झुककर दादी के पैर छूता है और धीमे स्वर में कहता है, आशीर्वाद दीजिए दादी माँ। दादी ने सिर पर हाथ रखा और पूरे दिल से दुआ दी, सदा सुखी रहो, तेरी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। वरमाला का पहला मिलन। उधर आदित्य अपनी शाही शेरवानी में सबकी नज़रें खींच रहा था। वहीं दूसरी ओर वर्षा जी अपनी बेटी के कमरे में पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने की छवि देखकर उनकी आंखें भर आईं। आईने के सामने बैठी पंखुड़ी, लाल हरे लहंगे में हीरे जड़े आभूषणों से सजी हुई, मानो कोई अप्सरा ही धरती पर उतर आई हो। वर्षा जी की आंखों में खुशी के साथ एक दर्द भी छलक आया। आज मेरी बेटी सचमुच रूप की रानी लग रही है और कल से ये किसी और की हो जाएगी। वो पंखुड़ी के पास गईं, उसे कसकर गले से लगाया और माथे पर प्यार से किस कर दिया। पंखुड़ी भी मां की गोद में छुपकर हल्का सा रो पड़ी। तभी पीछे से पंखुड़ी के पापा आ गए। उनकी आंखें भी नम हो गईं। धीरे से बोले, बेटी आज तू सच में हमारी शान है, रूप की रानी लग रही है। पंखुड़ी ने हल्की मुस्कान दी और बोली, बस पापा अब तो जल्दी चलिए, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। वरमाला का पल। धीरे धीरे पंखुड़ी अपनी सहेलियों के साथ सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम पर उसके घुंघराले गहनों की छनक और उसके चेहरे की लाली सबकी नजरें अपनी ओर खींच रही थी। उधर आदित्य स्टेज पर खड़ा था। उसकी आंखें सिर्फ पंखुड़ी पर टिकी थीं। जैसे ही पंखुड़ी मंडप की ओर बढ़ी, उसका दिल धक धक करने लगा। आंखें नीचे झुकी हुईं, पर अचानक उसके सामने एक मजबूत हाथ आया। धीरे धीरे उसने नजरें उठाईं और सामने आदित्य था। पंखुड़ी की सांसें थम सी गईं। हल्की सी हिचकिचाहट के बाद उसने अपना हाथ आदित्य के हाथ में रख दिया। आदित्य ने मजबूती से उस हाथ को थाम लिया, जैसे पूरी उम्र यही साथ निभाना हो। दोनों एक साथ स्टेज पर पहुंचे। गुलाब वरमाला रस्म। सबसे पहले पंखुड़ी को वरमाला दी गई। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। आदित्य सामने सीधा खड़ा था। उसकी ऊंचाई देखकर पंखुड़ी झिझक गई। आदित्य मुस्कुराया और धीरे से झुककर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो पंखुड़ी को हमेशा डरा भी देती थी और खींच भी लेती थी। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए वरमाला उसके गले में डाल देती है। चारों ओर से तालियों और शहनाइयों की गूंज उठती है। अब बारी आदित्य की थी। उसने भी बड़ी शान से पंखुड़ी को वरमाला पहनाई। तभी उनके ऊपर फूलों की बारिश शुरू हो गई। गुलाब और गेंदा की खुशबू से पूरा माहौल महक उठा। फोटो सेशन। अब फोटो सेशन शुरू हुआ। फोटोग्राफर एक के बाद एक पोज देने के लिए कह रहा था। आदित्य और पंखुड़ी साथ साथ खड़े, कभी हंसते हुए, कभी गंभीर भावों में। हर तस्वीर में दोनों की केमिस्ट्री साफ झलक रही थी। पूरा हाल वाह वाह से गूंज रहा था। दोस्तों, वरमाला की रस्म यहीं पूरी होती है, लेकिन असली जादू अभी बाकी है। अगले चैप्टर में आदित्य और पंखुड़ी की शादी की रस्में शुरू होंगी। जुड़े रहिए द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 76, 7 जन्मों का बंधन। वरमाला की रस्म के बाद पंखुड़ी को उसकी सहेलियां और रिश्तेदार फिर से उसके कमरे में ले गए। तेजी से उसके भारी लहंगे को उतारकर उसे शादी की रस्मों के लिए पारंपरिक परिधान पहनाया गया। एक पीली बनारसी साड़ी, जिस पर सुनहरी जरी का काम था,
और ऊपर से गहरे लाल रंग की दुल्हन की चुनरी उड़ा दी गई। गहनों की खनक, मांग टिक्का, नथ, भारी झुमके और पैरों की पायल, सबने उसे देवी सा रूप दे दिया। उधर आदित्य हल्के हरे गोल्डन शेरवानी में, सिर पर सेहरा बांधे, मंडप में पंडित जी के साथ बैठा था। बाहर गार्डन को हजारों फूलों, झालरों और रोशनियों से सजाया गया था। बीचों बीच अग्नि प्रज्वलित थी, पवित्र हवन कुंड। दोनों तरफ पंडित बैठे थे, एक आदित्य की ओर और एक पंखुड़ी की ओर। चेरी ब्लॉसम वधू प्रवेश। काफी मंत्रोच्चार के बाद पंडित जी ने कहा, अब वधू को बुलाइए। तभी पंखुड़ी की सहेलियां और रिश्तेदार उसे हाथों से थामकर धीरे धीरे मंडप तक लाए। उसके हर कदम पर पायल की झंकार और गहनों की खनक सुनाई दे रही थी। उसका चेहरा चुन्नी के नीचे छिपा था, पर उसकी लाली सबको साफ दिख रही थी। जैसे ही वो आदित्य के पास मंडप में आकर बैठी, दिल की धड़कनें और भी तेज हो गईं। पंखुड़ी की हथेलियां मेहंदी से सजी थीं और उनमें हल्की कंपन थी। आदित्य ने एक नज़र चुपके से उसकी तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुराया। मंगलसूत्र और सिंदूर। मंत्रोच्चार के बीच पंडित जी ने कहा, अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाएं। सारी नजरें आदित्य पर टिक गईं। धीरे से, बड़े संजीदगी से उसने पंखुड़ी की चुनरी को साइड किया और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। उस पल पंखुड़ी की सांसें थम गईं। फिर पंडित जी ने कहा, अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरे। चांदी की छोटी डिबिया आगे बढ़ाई गई। आदित्य ने अपनी उंगलियों में सिंदूर लिया और पंखुड़ी का घूंघट हल्का उठाया। पंखुड़ी ने आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे आदित्य ने उसकी मांग में गहरा लाल सिंदूर भर दिया। उस पल उसकी नाक पर भी थोड़ा सिंदूर लग गया। पंखुड़ी ने आंखें खोलीं और हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान आदित्य के दिल को छू गई, मानो ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज अभी अभी उसे मिल गई हो। फायर कन्यादान और 7 फेरे। अब पंडित जी ने पंखुड़ी के पापा को आगे बुलाया। पंखुड़ी के पापा की आंखें नम थीं। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ आदित्य के हाथों में रखकर कहा, आज से मेरी बेटी तुम्हारी है, इसका सारा सुख दुख अब तुम्हारे साथ बंधा है। पंखुड़ी की आंखों से भी आंसू झलक पड़े। आदित्य ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया, मानो वादा कर रहा हो कि वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अब 7 फेरे शुरू हुए। आग के चारों ओर, मंत्रों की गूंज और शहनाइयों की मधुर धुन के बीच, आदित्य आगे और पंखुड़ी पीछे पीछे। हर फेरे पर पंडित जी ने उनके वचन सुनाए। पहला फेरा, जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाना। दूसरा फेरा, घर परिवार की जिम्मेदारी साझा करना। तीसरा फेरा, सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनना। चौथा फेरा, प्रेम, विश्वास और सम्मान। पांचवा फेरा, संतान और भविष्य की जिम्मेदारी। छठा फेरा, हर परिस्थिति में साथ रहना। सातवां फेरा, 7 जन्मों तक का अटूट बंधन। 7 फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने घोषणा की, अब से आप दोनों पति पत्नी हुए। विवाह संपन्न हुआ। विवाह का समापन। मंडप में बैठे सभी रिश्तेदार और मेहमानों ने तालियां बजाईं। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हुई। आदित्य और पंखुड़ी ने मिलकर सबको प्रणाम किया। विदाई, एक सफर का अंत और नए जीवन की शुरुआत। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। आदित्य और पंखुड़ी को मंडप से नीचे उतारा गया ताकि वे सबका आशीर्वाद ले सकें। दोनों एक एक करके हर बड़े बुजुर्ग के चरणों में झुके। आशीर्वाद के साथ साथ हर कोई उन्हें दुआएं दे रहा था। हमेशा खुश रहो, 7 जन्मों तक साथ निभाओ। पंखुड़ी के पापा ने सबको संबोधित किया। अब देर हो गई है, आप सब भोजन कर लीजिए, विदाई सुबह होगी। लेकिन शादी की रस्मों ने पूरी रात बीता दी थी। थोड़ी ही देर में आदित्य और पंखुड़ी को एक साथ बिठाकर उनके सामने बड़ी सी थाली सजाई गई। यह उनका पहला शादी का भोजन था। दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठकर चुपचाप डिनर किया। हर कौर के साथ आदित्य के दिल में मिठास थी, पर पंखुड़ी के मन में विदाई का दर्द हिलोरे मार रहा था। चेरी ब्लॉसम विदाई की तैयारी। भोजन के बाद पंखुड़ी को उसके कमरे में ले जाया गया। वहां उसकी भारी भरकम शादी की ड्रेस बदलकर उसे एक सुंदर लाल रंग की विदाई वाली साड़ी पहनाई गई। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो अपने कमरे में बैठी बैठी सिसकियां भर रही थी। रिश्तेदार और सहेलियां उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर पंखुड़ी बार बार कह रही थी, मैं मम्मी पापा को छोड़कर कैसे जाऊंगी। धीरे धीरे उसकी सिसकियों ने पूरे घर को नम कर दिया। दिल टूटना, माँ बाप का दर्द। सबसे पहले वर्षा जी अंदर आईं। उन्होंने पंखुड़ी को कसकर गले लगाया। माँ बेटी दोनों जोर जोर से रो पड़ीं। वर्षा जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कह रही थीं, बेटी हिम्मत रख, ये हर लड़की की किस्मत है, लेकिन याद रखना, अब तुम्हारा घर वहीं है जहां तुम्हारा पति है। फिर पंखुड़ी अपने पापा के पास गई। वो उसे देखते ही टूटकर रो पड़ी और उनके गले लग गई। उसके पापा भी आंखों के आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा आज तू मेरी बाहों से निकलकर किसी और की दुनिया में जा रही है, लेकिन याद रखना, ये घर हमेशा तेरा रहेगा। विदाई का गीत।
घर की औरतें और रिश्तेदार विदाई का पारंपरिक गीत गा रहे थे। उनकी आवाज़ में इतनी करुणा थी कि सुनकर सबकी आंखें भर आईं। हर कोई पंखुड़ी को आशीर्वाद दे रहा था, लेकिन दिल में चुभन थी। बेटी विदा हो रही थी, कार नए सफ़र की ओर। धीरे धीरे पंखुड़ी के पापा ने उसका हाथ थामा और उसे कार की ओर ले गए। वो बार बार मुड़कर अपनी माँ, अपने घर और अपनी सहेलियों को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। कार के पास पहुंचकर उसके पापा ने उसे सीने से लगाया और बालों को सहलाते हुए बोले, अपना ख्याल रखना बेटी, और आदित्य का भी। फिर उन्होंने धीरे से पंखुड़ी का हाथ आदित्य के हाथ में थमा दिया। आदित्य पहले से ही कार में बैठा था। उसने पंखुड़ी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका दिल भी बेचैन हो गया। मन तो कर रहा था कि उसी वक्त उसे गले लगाकर कहे, मैं हूं ना, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, लेकिन वो चुप रहा। धीरे धीरे कार आगे बढ़ने लगी। घर, परिवार और बचपन की सारी यादें पीछे छूट रही थीं, और सामने था एक नया सफ़र, पंखुड़ी और आदित्य की नई जिंदगी। गुलाब तो दोस्तों, आखिरकार हमारी मासूम पंखुड़ी ने अपने घर से विदा लेकर आदित्य के साथ अपना नया सफ़र शुरू कर दिया है। लेकिन अब आगे उनकी नवविवाहिता जिंदगी और सुहागरात का राज क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। हेलो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आदित्य और पंखुड़ी की स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर सच में मज़ा आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगला धमाकेदार चैप्टर आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और रोमांचक और इमोशनल चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। दिल, जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। धड़कनों की गूंज है, आंखों में एक नूर है, रास्ते मिल जाए जब तू मेरे दूर है। जब तेरी यादों से तन्हा मेरी रात हो, सांस रुक जाए तो पीछे से तुम्हें पुकारूं। खुद को बहकाऊं, नैन बिछाऊं, मेरे तो दिन छोटे पड़ गए। प्यार में